हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज डिस्कस किए थे इन रिलेशन टू सेल्स। आज इसका बी कैटेगरी के रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ ये होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, और कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है क्योंकि वो अपना बिज़नेस रन करना चाहती है, और बिज़नेस रन करके वो कमाना चाहती है, तो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो रेशियोज़ जो होते हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। इनके जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं वो इस प्रकार के हैं, जो एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड होते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला शेयर इसमें आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल क्या है? जो कैपिटल हम लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल, को हमने एम्प्लॉय किया है, उसको रोज़गार दिया है। तो एक्सटेंशन जैसे इनपुट आउटपुट एनालिसिस होता है, उसका आगे एक्सटेंशन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। कि इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट से। तो नेट प्रॉफिट, इसका जो अपन फार्मूला लेते हैं वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कई तरीके से अपन काम में लेते हैं। सबसे इसके कई कंसेप्ट्स हैं, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में, और तीसरे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में। तो ये तीन तरह से कैपिटल का जो हमारे सामने वर्जन है वो है ग्रॉस। ग्रॉस में हम क्या लेते हैं? नेट फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स, जिसकी सेल वैल्यू होती है, उन सबको टोटल करते हैं और कुछ भी इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर देते हैं। सबका समअप जो करेंगे, फिक्स एसेट्स जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किए गए हैं, और करेंट एसेट्स हैं अपने पास, इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी सेल वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें लेकर चलते हैं। पर नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी सेल वैल्यू, उनको तो हम लेते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर यहाँ पे जब हम इन चारों को सम अप करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड इसमें आता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट कैसे आएगा? नेट का मतलब है कि फिक्स एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस इंटेंजिबल एसेट्स जिसकी सेल्स वैल्यू हो, प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। सो माइनस करते ही हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो कहलाता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑल्टरनेटिवली हम लायबिलिटीज साइड से क्या लेते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट्स प्लस फिक्टिशियस एसेट्स, इन दोनों को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तीसरा आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ करेंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि करेंगे तो वो हमारा कहलाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ऑल्टरनेटिव फार्मूला हमारे सामने है। और जो प्रॉफिट की अपन बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट का मीनिंग क्या है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अपन को प्रॉफिट चाहिए कि उसमें हम क्या किन किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। तो फिक्स एसेट्स जो हैं, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेकर चलते हैं, तो उनका डेप्रिसिएशन भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। एबनॉर्मल गेन्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब हम प्रॉफिट में से लेस करते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हम उस पर प्रॉफिट में ऐड करते हैं। तो ये कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे को प्रॉफिट में ध्यान रखने चाहिए। चौथी बात इसमें आती है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शुड बी एडेड बैक इन द प्रॉफिट। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट आता है उनको हमको वापस प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हम इसमें लेते हैं आरओसी के लिए। तो बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया गया था उसको वापस ऐड कर देते हैं, और टैक्स के पहले का हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो रेशियो है वो क्या मीनिंग हुआ? उसका मीनिंग है कि जो हमें क्रेडिटर्स ने और जो शेयर होल्डर्स ने और जो डिबेंचर होल्डर्स ने फंड्स हमें दिए हैं उनका मैनेजमेंट हमने कैसे किया है। हायर द रेशियो द मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना हायर रेशियो आएगा
इसका मीनिंग होगा कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को अच्छे से काम में लिया है। हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमको दे रखे हैं। उसका जो ये सारे एसेट्स और टोटल 6,50,000 है। कैश एंड बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिस और एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है। लायबिलिटीज़ में है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, 12% डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रपोज डिविडेंड, जनरल रिजर्व, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे सामने है ड्यूरिंग द ईयर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वॉज ₹20,000, डिविडेंड वॉज प्रपोज्ड एट ₹26,000, profit carried forward from the last year was 24,000, net capital employed at the beginning of the year was ₹4,04,000। अब इसमें हम तीनों चीज़ें वर्कआउट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स एसेट्स को टोटल कर लेते हैं तो 4,50,000 है। करेंट एसेट्स का टोटल है, करेंट एसेट्स उसमें हम सम अप करेंगे तो करेंट एसेट्स में सम अप करने के बाद ग्रॉस कैपिटल आती है 6,32,000, 6,32,000। करेंट लायबिलिटीज़ क्या कहती हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000, क्रेडिटर्स 80,000, प्रपोज डिविडेंड 26,000, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 20,000, तो आता है 1,86,000। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 4,46,000। ओपनिंग, अब ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है क्योंकि उसमें से करंट ग्रॉस में से करंट लायबिलिटीज़ को डिडक्ट किया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो ओपनिंग है वो दे रखा है 4,04,000 प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 4,46,000 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज़ 4,25,000। और जो प्रॉफिट हम वर्कआउट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हमारे सामने आता है। तो वो जैसे आपने बाई बैलेंस, आपका लास्ट ईयर का बैलेंस है 24,000 और जो इस साल का बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो है 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अगेन एडजस्ट होगा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वापस ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड 26,000 ऐड होगा और इधर बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो बैलेंसिंग फिगर है वो आता है 78,000। तो आरओसी हमारे सामने आता है या रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना होगा? 78,000 आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आता है 6,32,000 इंटू 100। 78,000 डिवाइडेड बाय 6,32,000 इंटू 100, 12.34%। Secondly, return on net capital employed, that is profit before tax and interest divided by net capital employed। अब net capital employed हमारी आई थी ग्रॉस में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद 4,46,000। 78,000 डिवाइडेड बाय 4,46,000 इंटू 100, तो हमारे पास आता है 17.49%। थर्ड आता है रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल, तो ये आया 78,000 डिवाइडेड बाय 4,25,000 इंटू 100, 18.35। ये हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो है। सेकेंड आता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी क्या आएगा? जब अपन लोग शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहे हैं वो नेटवर्थ हमारा आता है जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड और शेयर होल्डर्स फंड की बात करता है। शेयर होल्डर्स फंड क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात अपन ने की वो इसका मीनिंग है कि जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो लेफ़्ट ओवर होता है वो हम उनको देते हैं। तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हैं और
फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड। इनका मीनिंग ये होता है कि जो भी कुछ इनको मिल रहा है वो बताएगा, रेशो रिफ्लेक्ट करता है कि किस एक्सटेंट तक कंपनी उनको जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करती है और उनको शेयर होल्डर्स को कितना अपन रिटर्न करते हैं। थर्ड इसमें आता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हैं? वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के और रिस्क बियर करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद वो उनमें डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो उन प्रॉफिट्स जो लास्ट में अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उनको डिवाइड कैसे किया जाएगा ये हमको शो करता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में अपन क्या ले रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है उनके इन्वेस्टमेंट पे वो उनको इससे पता चलता है। तो वो उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है या फिर इंटरेस्ट उसमें कम होता है कंपनी में। फोर्थ हमारे सामने आता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कहता है कि कभी केवल जो पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं उनके ऊपर कितना परसेंट हम उनको मिला इसको रिफ्लेक्ट करना या इसको वर्कआउट करने के लिए हम लोग केवल पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं। तो ये बन जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। केवल इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल जो पेड अप होती है इनटू 100। ये इसका चौथा हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है या रेशियो आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अवेलेबल है या एग्जाम्पल अवेलेबल है उसमें हमारे सामने है फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, करेंट एसेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, P&L अकाउंट, प्रीवियस बैलेंस और करेंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, 12% डिबेंचर्स हैं, 8% लोन ऑन मॉर्गेज है, करेंट लायबिलिटीज़ हैं। हमको वर्कआउट करना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। हम इसको वर्कआउट करते हैं तो हम इसमें शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड देखते हैं अपन। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे पास है वो है 1,30,000 में से 40,000 माइनस हमने किए। 1,30,000 क्या है? प्रीवियस ईयर का बैलेंस 50,000 था और इस साल का 80,000 था, टोटल 1,30,000 था। पर ये कहते हैं 50% का टैक्स रेट है। तो जो 80,000 है वो इनकम प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट है 80,000। तो 80,000 में से 50% गया, 40,000 का टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 90,000 का बैलेंस। और अंडरराइटिंग कमीशन को हम डिडक्ट करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को डिडक्ट करते हैं 10,000। तो हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड 4,95,000। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जब ये 4,95,000 आया उसमें से ओनली प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस किया 1 लाख, तो बच गया इक्विटी शेयर होल्डर्स का 3,95,000। थर्ड आता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर्स फंड आते हैं 4,95,000 और लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स 12% डिबेंचर्स, 8% लोन ऑन मॉर्गेज 75,000 का था तो आगे 1,75,000 और टोटल हो गया 6,70,000। उसमें से आउटसाइड जो इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 वो डिडक्ट करेंगे तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे सामने होगा 5,20,000, 5,20,000। फोर्थ जो अपने पास
नोट है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 80,000, लेस इनकम टैक्स 50% 40,000 किया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 40,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 80,000 और इंटरेस्ट जब आपने इसमें ऐड कर दिया 12,000 का डिबेंचर्स का और इंटरेस्ट ऑन लोन और मॉर्गेज 6,000 ऐड कर दिया तो टोटल हमारे पास आ गया बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 98,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको अपन ने इसमें से डिडक्ट करते हैं 13,500 को। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आएगा 84,500। ये सारी हमारी कंप्यूटेशन है जो हमारे सामने अवेलेबल है। नाउ वी कैलकुलेट रेशियोज़। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड रेशियो, ये आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या था? 40,000। शेयर होल्डर्स फंड है 4,95,000 इंटू 100, तो 8.08% ये आता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। हम केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स पे निकालेंगे तो क्या करेंगे? जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है वो माइनस कर देते हैं, जो डिविडेंड उनको हम देते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारे पास था 40,000 का, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो थे उनका डिविडेंड बना 10,000, उसको माइनस किया तो आया 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 3,95,000 इंटू 100, जो ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन ने लिया है तो 3,95,000। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 40,000 और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 10,000 और केवल इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं तो वो आते हैं 2 लाख इंटू 100, तो ये आया आपका 15%। रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 84,500 डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 5,20,000 इंटू 100, दैट इज़ 16.25%। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स क्या कहता है? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से वो फर्म की एसेट्स जो है उससे कैसे प्रॉफिटेबिलिटी हम वर्कआउट करें, एसेट्स की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना अच्छा हमने उसका यूज़ में लिया है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। इसमें जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ये हम इसमें टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, उनकी यदि वैल्यू है तो हम टोटल एसेट्स में उनको इंक्लूड करते हैं। तो मैनेजमेंट कितने अच्छे से अपने एसेट्स के थ्रू सेल्स करता है, उनका मैनेजमेंट अच्छा करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, उससे हम इस फर्म की कैपेसिटी जज करते हैं कि एसेट्स के बेसिस पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और कभी कभी इंटर फर्म, इंटर इंडस्ट्री कंपैरिजंस भी रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स रेशो से कर सकते हैं। तो जो लास्ट एग्जांपल है उसमें हम लोग देखते हैं टोटल एसेट्स कितनी आती है। फिक्स एसेट्स 3,90,000, इन्वेस्टमेंट 1,50,000, करंट एसेट्स 3,50,000। तो टोटल एसेट्स हमारे सामने आ गई 8,90,000। उसमें से हमने लेस रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स में इसको हम जब वर्कआउट करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट 40,000 था
इंटरेस्ट हमारा 18,000 है और ये 8,90,000 आता है। 8,90,000 तो ये इंटू 100 किया तो 6.52% आया, जिसमें कि हमने नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन ऑन मॉर्गेज को ऐड किया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया है। ये सारे रेशियोज हमारे प्रॉफिटेबली बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे सामने है वो है रेशियोज़ की, अर्निंग्स पर शेयर, रेशियोज़ रिलेटेड विद प्रॉफिटेबिलिटी ऑन शेयर्स। शेयर्स में हम कितना अर्न कर रहे हैं वो सी कैटेगरी में हम लोग इसमें देखते हैं। फर्स्ट शेयर आता है EPS, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर क्या कहता है? अर्निंग्स पर शेयर जो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करता है कि कितने अर्न कर रही है कंपनी, टैक्स देने के बाद कितना अर्न करती है, और उसमें से भी हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस कर देते हैं और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से आउटस्टैंडिंग को डिवाइड कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जब हम डिडक्ट करेंगे तो ये आएगा अर्निंग्स पर शेयर। सेकंड आता है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्या है? डिविडेंड पर शेयर कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करते हैं, वो किसको मिलेगा, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, उनमें जितना डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है पर शेयर पर, या डिविडेंड जितना डिस्ट्रीब्यूट करती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हर इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया गया उसको अपन DPS कहते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली बताता है कि ओनर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पे पर शेयर के हिसाब से कितना मिलता है, तो वो डिविडेंड पर शेयर होता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं? DPS में इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं, EPS में इंटरेस्टेड कम होते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो है जो कि डिविडेंड और उनको यदि अपन वापस इन्वेस्ट करते हैं, प्लाउ बैक करते हैं, तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये डिविडेंड पे आउट रेशो कहलाता है। तो ये नेक्स्ट जो है डिविडेंड पे आउट रेशो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक का आपको डिस्कस करना। थैंक यू।